नमस्कार दोस्तों। 3 दिन की रैली एक दिन में साफ हो गई है और निवेशकों का लगभग 12 से 13 लाख करोड़ रुपए एक दिन में साफ हो गया है। ये नोशनल लॉस है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन आज मार्केट डिवास्टेटिंग था। सीरियसली बोलूं, हिंदी में अगर, तो तबाही जैसा मंजर था। कोई सेक्टर, कोई स्टॉक कहीं छुपने की कोई जगह नहीं थी, कोई एसेट क्लास छुपने की जगह नहीं थी, क्योंकि जबरदस्त बिकवाली, एक तरीके से बहुत ही भयानक मंजर था आज मार्केट का। इसका अंदाजा लग रहा था लगातार, कल इवनिंग रिपोर्ट से लेकर के आज सुबह की चर्चाओं में, या लगातार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था कि मार्केट की तस्वीर बहुत खतरनाक है। आज क्या हुआ मार्केट में, इसको चलिए समझते हैं, क्योंकि आज जो मार्केट में हुआ है वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है और बहुत ज्यादा तबाही जैसा मंजर है मार्केट में, क्योंकि आज भयानक लॉस हुआ है। और जो 3 दिन में रिकवरी की थी मार्केट ने, वो पूरी एक झटके में खत्म हो गई। मल्टीपल फैक्टर्स उस पर काम कर रहे थे। सबसे पहले आपके सामने ये इंडाइसेस है। 775 पॉइंट निफ्टी गिरा है पिछले 3 दिन में, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को निफ्टी 23,151 से जो उसने रैली बनाई थी, वो उस रैली से भी 150 पॉइंट नीचे है। यानी 625 पॉइंट की जो उसने रिकवरी की थी, उसमें 150 और जोड़ लीजिए, वो सब साफ हो गए हैं। बहुत मुश्किल से 23,000 बच पाया। इस तरह का मंजर आज मार्केट में था। 3.25% निफ्टी गिरा है। निफ्टी 500 3.2%, और सारे ही इंडाइसेस आप देखिए 3-3% गिरे। केवल स्मॉल कैप 2.5 है, लेकिन वहां पे भी चूंकि लिक्विडिटी कम होती है, वरना और ज्यादा गिरता। इस तरह का मंजर मार्केट में दिखा है। और विक्स 21-22% ऊपर गया है। 22.80 पर विक्स काम कर रहा है। इतनी बड़ी तबाही क्यों आई है, इसको डिटेल में समझेंगे। आगे यहां से क्या रास्ता हो सकता है, इसको समझेंगे। और एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए, इसको भी समझेंगे डिटेल में। एक एक करके चीजें बहुत ध्यान से चलिए सुनते और समझते हैं। सबसे पहले तो आप निफ्टी का ये चार्ट देखिए। बहुत ही बेयरिश टोन है, ट्रेंड है इसका। लगातार में इस पर लिखा हुआ है, परमानेंट लिखा हुआ है कि ये बेयरिश टोन है। 775 पॉइंट की वीकनेस आई है। मार्केट जहां पे खुला, वहां से कंटिन्यूअस वो फॉल करता रहा। एक बड़ा कारण उसमें एचडीएफसी बैंक भी रहा, जिसमें एक खबर आई इस्तीफे की, उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया, सब कुछ हुआ, लेकिन मार्केट संभल नहीं पाया। उसके साथ ही कच्चा तेल 115-16 डॉलर पे, कल इतने भयानक हमले हुए थे तमाम ऑयल एसेट्स पे, उन सब का मिल के जो असर हुआ कि जो सुबह से गिरना मार्केट शुरू हुआ है, वो लगातार गिरा है। और आखिरी के 1.5-2 घंटे में तो एकदम कंप्लीट सेल ऑफ था। बास्केट सेलिंग दिख रही थी। अभी आपको दिखाऊंगा मैं बास्केट सेलिंग का मतलब क्या होता है। तो सॉलिड 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 बिकवाली आज हुई है। कोई रिस्पाइट नहीं थी, कोई रियायत नहीं थी, कोई सेक्टर नहीं बचा, कोई स्टॉक में आप छुप नहीं सकते थे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तो बहुत ही बुरी हालत थी। अभी 2-3 दिन पहले जिस लेवल पे थे, वहां से बीपीसी जैसा स्टॉक 40-50 पे नीचे आ गया 2-3 दिन में केवल। तो आप इस तरह की सेलिंग आज मार्केट में देख रहे थे, और अक्रॉस द सेक्टर थी। इसमें ऐसा नहीं था कि कोई सेक्टर बहुत बच गया हो, सब में बुरी तरीके से पिटाई होती हुई दिखी। और चूंकि जो निफ्टी के जिम्मेदार स्टॉक हैं, जो दिग्गज स्टॉक हैं, उनमें पिटाई हुई, तो इंडेक्स और बुरी तरीके से गिरा। निफ्टी बैंक ने, चूंकि जो गैप डाउन क्रिएट हुआ था एचडीएफसी की वजह से, एचडीएफसी खुला ही था 10% नीचे, मतलब प्री मार्केट 10% दिख रहा था, जब वो खुला तो वो 5% हो गया, तो रिकवरी आ गई उसमें। फिर वो 5, 5.5, 4, 5, 4 के बीच में उसने पूरा दिन गुजारा, और उसके बाद बंद हुआ। तो एग्जैक्टली आपको वही पैटर्न निफ्टी बैंक में दिखे, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्टॉक है निफ्टी बैंक का, उसका वेटेज बहुत ज्यादा है वहां पे। तो एकदम वही पैटर्न दिखा। लेकिन आखिरी घंटे में, यानी 12-1 बजे के बाद से कोई रिस्पाइट नहीं थी। सारे बैंक गिरे। लीड कर रहा था एचडीएफसी बैंक। अभी देखेंगे उसका कंट्रीब्यूशन क्या था इस 775 पॉइंट में, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया। 1875 पॉइंट गिरा है। 53,451 पे आ गया है। अभी कुछ दिन पहले, महीने पहले, हम 61,000 पे बैंक निफ्टी देख रहे थे। तो इस तरीके की सेल ऑफ आज हमने देखी। अब ये जो ड्रैगर्स हैं, अब आप इसमें देखिए, 150 पॉइंट अकेले एचडीएफसी बैंक ने गिराया है। उस 775 में 150 पॉइंट इनका योगदान है, 62 पॉइंट आईसीआईसी बैंक का योगदान है,
उसके बाद एक्सिस बैंक का 330 पॉइंट का योगदान है, 16 पॉइंट एसबीआई का योगदान। ये सब मैं बात कर रहा हूं दिग्गजों का, और 22 पॉइंट रिलायंस का। इन सब को अगर आप जोड़ दें तो केवल बैंक एंड फाइनेंशियल्स और अल्ट्रा हैवी वेट ने ही आधा मार्केट उड़ा दिया, क्योंकि उनका वेटेज ज्यादा है। उसके बाद फिर एलएनटी क्यों पीछे रहेगा, आईटी क्यों पीछे रहेगा, आईटी में भी तगड़ी पिटाई हुई। इन्फोसिस देखिए 35 पॉइंट कंट्रीब्यूशन ने किया, टीसीएस ने किया, सारे स्टॉक। ये तो मैं 13 पॉइंट तक की कंट्रीब्यूशन वाला लिख पाया हूं, पूरे 50 में लिख सकता था कि किसका किसका कंट्रीब्यूशन, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाता, तो इसलिए हमने यहां तक लिखा। आप देखिए अक्रॉस द सेक्टर, आईटी है, ऑटो है, बैंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इटर्नल जोमेटो टाइप की कंपनियां भी हैं, टेलीकॉम कंपनी है, सब मिल के मार्केट, यानी कहने का सेंस ये है कि पिटाई सबकी हो रही थी। एक स्टॉक में दिखा क्यों रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि क्रूड ऑयल का ये डायरेक्ट प्ले है, तो बेचारा आज फ्लैट रहा, 3 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया। अब वो 3 पॉइंट मतलब नक्कार खाने में तूती बोलने जैसी बात हो गई कि वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि 3 पॉइंट से क्या हो जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर ए शेक ऑफ रिलीफ कि कुछ तो ग्रीन दिखे। ये है हीट मैप इंडिया का। एक ओएनजीसी छोड़ के 49 स्टॉक आप देखिए इसमें रेड है, 50 में से 49 स्टॉक रेड में है, एक ओएनजीसी केवल आपको ग्रीन में दिख रहा है जो 1.5% ऊपर है। एचडीएफसी बैंक 5.3%, आईसीआईसीआई बैंक 3%, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती, अक्रॉस द बोर्ड। इससे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है कि आप पूरे सेक्टर्स, पूरा इंडाइसेस आपके सामने हीट मैप के तौर पे सामने रख दिया मैंने। नाउ लेट्स गो टू स्टॉक स्पेसिफिक। ये है एचडीएफसी बैंक का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट आपने देखा, एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको फिर से दिखाता हूं, इसको याद कर लीजिएगा और फिर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिएगा। एक सेकेंड, हाँ, ये देखिए आप, सेम पैटर्न बैंक निफ्टी का है जो पैटर्न एचडीएफसी का है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो लीड कर रहा था वो एचडीएफसी बैंक ही था। 5.25% गिर के बंद हुआ। खबर आपकी हमने सुबह इस पे कल रात में बल्कि हमने ट्वीट कर दिया था कि अतनु चक्रवर्ती जो उसके चेयरमैन है उन्होंने इस्तीफा दिया, और उन्होंने एक लाइन ऐसी लिख दी कि हमारे एथिकल और उन वैल्यूज से मैच नहीं करता बैंक, तो हमने इसलिए इस्तीफा दिया। उसकी वजह से बैंक में ये पिटाई हुई। बैंक के मैनेजमेंट ने आके 9 बजे कॉन कॉल करके उसकी सफाई दी, सब आरोप को मना कर दिया, लेकिन बैंक सिर्फ आधा रिकवर हो पाया। 10% प्री मार्केट ओपन हुआ था नीचे, लेकिन बाद में ये 5-4 के बीच में घूमते घूमते 5.25% नीचे बंद हुआ। तो नो डाउट मार्केट वीक था, तो इसको भी पिटना ही था। 798 और 700 मेरे ख्याल में 70 का इसने लो बनाया था, या और मेरे ख्याल में 730 का, सॉरी 730 का लो बनाया था इसने। ऐसा ही चार्ट अब आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक का भी है, क्योंकि लीडिंग इंडेक्स में जो हो रहा था वही इसमें भी हो रहा था। आखिरी घंटे में आप देखिए, मतलब 1:30-1:45 बजे से सरपट मार्केट नीचे गिरा। यही चीज आप एलएनटी में देखेंगे, फिर यही चीज आप इन्फोसिस में देखेंगे। इन्फोसिस तो बेचारा सुबह से ही नहीं समझ, क्योंकि आईटी में क्या हुआ कि पिछले 3-4 दिनों से, मंडे से रादर, बहुत ज्यादा वीकनेस थी। तो वेंसडे को, बुधवार को एक रिपोर्ट आई सीएलएसए की, उसके बाद पूरे आईटी शेयरों में एक रौनक लौटी, तेजी बनी, कल काफी बड़ी, और उसके बाद आज ये हाल हुआ। एक बात मैंने आज ट्वीट की, उस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। मैंने ये लिखा था, आप जाके पढ़ सकते हैं, कि बुधवार को आईटी में जबरदस्त तेजी थी उस रिपोर्ट की वजह से, लेकिन ठीक 11:30 बजे, मार्क माय वर्ड, ठीक 11:30 बजे सारे आईटी स्टॉक का पीक बन गया था। आप चार्ट देख लीजिएगा जाके, टीसीएस देखिए, इन्फोसिस देखिए, एचसीएल देखिए, सब 11:30 पे उनका पीक बना। उसके बाद वहां से वो नीचे आए। कल हमने आपको ये चार्ट दिखाया था कि कल आईटी के जो शेयर्स थे वो ऊपर जरूर गए, लेकिन वो नीचे आ गए। तो उनका जो पीक पॉइंट था वो 11:30 पे बनना था। मैं इसको इससे ज्यादा इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कल से ही उसमें बिकवाली शुरू हो गई थी, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सारे स्टॉक का पीक क्यों बना, ये क्वेश्चन मेरे मन में था, तो मैंने ट्वीट पे लिखा। तो कुछ लोग उस पर तरह तरह की बातें कर रहे थे कि अब क्या होता है, पहले बताना चाहिए थी। पहले बताने वाली चीज थोड़ी है, ये तो जब चार्ट बनेगा तभी आप देखोगे। एनीवे, खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये इन्फोसिस का चार्ट देखा आपने, अब आप आरआईएल का चार्ट देख लीजिए। 2.25% गिरा है, और सुबह से ही इसमें फॉल शुरू हो गई थी, कोई रियायत नहीं मिली इसमें। नाउ यू सी द एडवांस डिक्लाइन।
49 शेयर निफ्टी के, निफ्टी 500 के 478 शेयर कमजोर बंद हुए, केवल 22 शेयर ग्रीन बंद होने में सफल हो पाए, वो भी एकदम माइन्यूट सा। बैंक निफ्टी के 14 के 14 गिरे। आप टोटल देखिए, जो ये आपके सामने है, पूरे जो शेयर आज ट्रेड हुए बीएससी एनएससी में मिला के, ये उसका एडवांस डिक्लाइन है। 1071 के सामने 3174, सिंपली 1:3। हर एक के सामने 3 स्टॉक गिर रहे थे। इस तरीके की बिकवाली थी। और निफ्टी 500 में तो 22 और 478। अब इसका गुणा भाग कर लीजिए कि कितनी बड़ी रैली थी, मतलब 10x 20x टाइप की मामला था यहाँ। तो ओवरऑल मार्केट का मूड आज बहुत ही खराब था। हर तरफ बिकवाली हुई है, प्रॉफिट बन रहा तब भी, नहीं बन रहा तब भी, एक तरीके से लग रहा है कि भगदड़ मची हुई बाजार में। ये एक सच्चाई है। ये किसी को अच्छी लगे या किसी को बुरी लगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मार्केट हमारे इमोशंस को कैरी नहीं करता। आप चीयर लीडर बनने से कोई फायदा नहीं है। जो सामने है उसको देखो आप, कि अगर आपका निफ्टी 500 के 478 शेयर रेट में बंद हो रहे हैं और तबाही मची हुई है, तो आप ये सोच के कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, उससे कुछ नहीं होने वाला, आप नुकसान करेंगे और कुछ नहीं होगा। नाउ यू सी द लूजर्स सेक्टर। देखिए आप, 4% गिरा ऑटो इंडेक्स। पिछले 2-3 दिन में उसमें जो रिकवरी आई थी, उसमें ऑटो इंडेक्स ही लीड कर रहा था, एमएनएम खास तौर पे। आज धो दिया पूरा 4%। रियल एस्टेट, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, प्राइवेट बैंक, सब में बड़ी गिरावट थी। 2 सेक्टर मैंने स्पेशली इसमें 2-3 दिखाया। मेटल में भी देखी गिरी है। आईटी इंडेक्स 3.25% गिरा, मतलब 3% से नीचे तो कोई गिरा ही नहीं। मोर देन 3% सारे इंडाइसेस गिरे। अब आप इसमें 2-3 इंडेक्स में कह रहा था। एक इंडिया कंजम्पशन का इंडेक्स है, 3.2%। इन निफ्टी रूरल इंडेक्स एक बना हुआ है कि ऐसी कंपनियां जो रूरल इलाके में काम करती हैं, 3%। और रेलवे के जो स्टॉक हैं पीएसयू वाले खास तौर पे, वो इंडेक्स भी 3% नीचे। ये 3 स्पेशली मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आप इस गंभीरता को समझ सकें कि किस तरीके से मार्केट हमारा वीक फुटिंग पे है। नो डाउट कि ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, लेकिन फैक्ट ये देखिए आप, अक्रॉस द नूक एंड कॉर्नर्स देयर इज अ सेल ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यू सी दिस नंबर, जो मैं रोज आपको बता रहा था ना कि एफआईज ने क्या किया है। आज उन्होंने 7,500 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईज के पास ड्राई पाउडर खत्म है। अब पैसा है नहीं ना भाई। आप इस महीने में 85,000 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं, तो खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। बेचने वाले को पैसा चाहिए, तो बेच रहा है धनाधन। उसके पास माल रखा हुआ है, बेच रहा है। 3863 करोड़ की वो खरीद पाए और 7500 करोड़ की उन्होंने बेचा, दुगने से ज्यादा। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस मार्केट, जो आपको मैं रोज सुबह मॉर्निंग शो में, इवनिंग रिपोर्ट में समझाता हूं कि बी मैच्योर, डोंट पैनिक। इस नंबर को देख के आपको पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। दिमागी तौर पे आप जितना मैच्योर बनेंगे, उतना इस मार्केट को समझ पाएंगे और उतना पैसा कमा पाएंगे। आप डर जाएंगे, तरह तरह के फोन आते हैं, क्या मैं इसको बेच दूं, क्या मैं अपने ये सब खत्म कर दूं। ये सब नहीं करना है आपको, केवल उसको समझिए, क्योंकि ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे, दिन पलटेंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि वक्त की बात है। ये बुरा वक्त बीतेगा, लेकिन कब बीतेगा ये हमें नहीं पता। लेकिन बुरा वक्त बीत रहा है और खराब समय चल रहा है, उस समय आप डांस नहीं कर सकते, उस समय आप पार्टी नहीं कर सकते। उस समय आपको बैठ के उस चीज को समझना है और अपने लिए मौके तलाशने हैं। ये एक आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का मौका आ रहा है। कहां पे क्या होगा अभी नहीं कह सकते। अभी युद्ध कितने दिन चलेगा, क्रूड $100 से कहां और चला जाएगा, मार्केट और कितना गिरेगा, ये सब भविष्य की बातें हैं। लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, जहां पे आप वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उस दिन की प्रतीक्षा आपको करनी है, अपने दिमाग को ठीक ठंडा रखते हुए, बिना नॉइस को सुने हुए, बिना चैनलों पे डांस देखे हुए और बिना फालतू के डिस्कशन में पड़े हुए। चुपचाप से शांति से बैठ के इस मार्केट को देखिए और समझिए, अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी रिसर्च करिए, थोड़ा मेहनत करिए और आपको फिर मौके मिलेंगे। दिस इज द सिनेरियो। चलिए इससे आगे देखते हैं क्या है। अब गोल्ड में भी आज भयंकर गिरावट थी। 4634 पे आ गया, 6967 पे सिल्वर आ गया। कोई एसेट क्लास नहीं बचा, चाहे वो सोना चांदी हो और मेटल हो,
केवल कौन सा जहां एसेट बच रहा है? डेट। बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, देखिए 6.73 आपकी बॉन्ड यील्ड हो गई। डॉलर आप देखिए 93.21, कल हम लोग 92-90 के आसपास छोड़ के गए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि 93 रुपए का $1 खरीद के जब आप कच्चा तेल खरीदने जाएंगे $140 का, तो और मुश्किल आएगी। हमारी क्रूड बास्केट इस समय $140 से ऊपर चल रही है, 45, 46 या 48 भी होगी, क्योंकि जब 106 का प्राइस था तब $140 पहुंच गई थी क्रूड बास्केट। क्योंकि जो प्राइस हम लोग ये देखते हैं ना, ये ब्रेंट का जो देख रहे हैं या WTI देख रहे हैं, ये फ्यूचर प्राइस है। जब स्पॉट में आप खरीदने जाते हैं तो उसका प्राइस डिफरेंट है, क्योंकि मल्टीपल प्लेयर से आप खरीद रहे हैं, मल्टीपल देशों से आपकी डील हो रही है। तो वहां पे जो क्रूड बास्केट बनती, बास्केट मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग जगहों से तेल खरीदे, उसका एवरेज प्राइस सामान्य तौर पर इंडियन क्रूज बास्केट ब्रेंट से नीचे होती है $3-4, लेकिन अभी वो ब्रेंट से बहुत ज्यादा ऊपर है। ब्रेंट चल रहा है 114, 116 और वो प्राइस चल रहा है आपका 140, 148 स्पॉट प्राइस, क्योंकि लड़ाई चल रही है। कोई तेल क्यों नहीं बेच रहा? गरज आपकी, आपको लेना है। तो ये जो परिस्थिति बन रही है और ऊपर से आपकी करेंसी और वीक हो रही है, ये इसको कहते हैं ना करेला और नीम चढ़ा। एक तो तेल महंगा, ऊपर से करेंसी महंगी। जिस करेंसी में आपको खरीदना है वो और महंगी हो गई है। तेल तो महंगा है ही है, करेंसी और। तो आपके ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके लिए बहुत कठिन समय है, बहुत ही कठिन समय। इसीलिए स्टॉक आप देखिए दनादन गिर रहे हैं, कोई रिस्पाइट कहीं दिख नहीं रही है और तगड़ी सेलिंग हो रही है। इस प्लेट को, इस ग्राफिक को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो है रियल मैक्रो है। इससे पहले जो आप देख रहे हैं उसको हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में कहता हूं, उसकी मेरी नजर में उतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस डेटा की है, ये है रियल डेटा। इसके लिए मैंने आपको शो बना के बताया कि बॉन्ड मार्केट को समझिए दोस्त, बिना बॉन्ड मार्केट समझे आप शेयर मार्केट को जीत नहीं सकते हैं। और बॉन्ड मार्केट क्या कह रहा है? 6.73 आपकी बॉन्ड यील्ड है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इतना महंगा लोन आपके यहां है और सरकार को बोरोइंग करनी है, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो पैसा सरकार उधारी लेगी। कैलेंडर आया था बजट में, वो कहां से लेंगे? एक बात और आपको बता दूं, एक फार्मूले के तहत खाली है, कितना इंपैक्ट आएगा वो हमको रियली पड़ेगा। अगर आपके एवरेज कॉस्ट प्राइस से $10 ऊपर गया क्रूड, तो आपके $14 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। अब 70 की आपने प्राइसिंग मान लीजिए करके रखी, मान क्या लीजिए 70 पे ही करी थी हमने, क्योंकि 60-65 के बीच में क्रूड चल रहा था। 70 की प्राइसिंग से आज क्रूड है 115, तो 3-fold 10 टाइम्स बढ़ा, 3.5 टाइम्स एक्चुअली, 3.5 नहीं गुरु, 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स को आप 14 से गुणा कर दो, 14 गुणे 4, $56 बिलियन। $56 बिलियन कहां से आएगा? कहीं से तो आएगा, कंपनियां लाएंगी क्योंकि तेल खरीदना है आपको। तो ये जो दिक्कत है ये बहुत सीरियस है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये वॉर नहीं रुकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आने वाला समय और कठिन होगा, ये नोट कर लीजिए आप। इसीलिए मैं आपको हमेशा रोकता हूं कि मार्केट में अभी पैसा नहीं डालना है, अभी पैसा नहीं डालना है, अभी रुकिए। और सेम टाइम पे मैं ये भी कहता हूँ कि SIP बंद मत करना, क्योंकि आपके SIP अगर आप 26,000 पे ले रहे तो आज 23,000 पे खरीदो तो आपकी NAV नीचे आ गई, तो यूनिट्स ज्यादा मिलेंगी, तो उसका बेनिफिट है आपको। लेकिन इस समय वन टाइम लमसम वमसम कुछ नहीं डालने का, दूर बैठो। रोज मना करता हूं मैं आपको, धर्म भाव से रोज मना करता हूं। अभी आगे और देखिए, अब आगे क्या हो रहा है। अच्छा, क्रूड और गोल्ड की भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं क्रूड और गोल्ड पे क्यों। देखिए, जिस समय ये तबाही मच रही है तो गोल्ड बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 101 पे खड़ा है, तो गोल्ड बिकेगा। जब तक डॉलर नीचे नहीं आता गोल्ड नहीं चलेगा। पूरा मेटल इसीलिए टूट रहा है क्योंकि गोल्ड, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया है। और डॉलर इसलिए स्ट्रांग हुआ है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो लोगों को ये डर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। तो ये पूरा जो साइकिल है मैक्रो का, इसको प्लीज अंडरस्टैंड करिए विदाउट गोइंग फार। ये एक ग्राफिक हमने आपके लिए रखा है, इसको समझिए। थैंक्स टू केपलर। केपलर एक बहुत बड़ी कंपनी है, एजेंसी है जो ऑयल मार्केट को ट्रैक करती है। इसमें इंपैक्ट लिखा हुआ है कि ये जब उन्होंने ग्राफिक बनाया तो $113 पे आपका क्रूड चल रहा है, 70 जो पाउंड है उसके हिसाब से, यूरो के हिसाब से वो चल रही है आपकी गैस का प्राइस मेगावाट आवर के हिसाब से। 90% एसेट अफेक्टेड है। इसमें आप थोड़ा बड़ा करके बड़ी स्क्रीन में आप देखेंगे तो आप पढ़ लेंगे
कहां कहां कितना कितना असर पड़ रहा है एनर्जी में, कतर में कितना इंपैक्ट पड़ा है, सऊदी अरब में कितना इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि जो आपकी पूरे एनर्जी एसेट में हमले किए गए हैं 10-12 देशों में, उन सब में प्रोडक्शन बहुत बुरी तरीके से गिर गया है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे यूएई हो, हर एक के ऑयल एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, नुकसान हुआ है, तो वो तेल नहीं आया। इस ग्राफिक को स्टिल करके, रोक करके, जूम इन जूम आउट करके पढ़ लीजिएगा, ये मैंने इसमें इसीलिए लिखा है। एक दूसरा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आया वो ये है, कतर, अजरबैजान, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की और यूएई ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है, जिसमें ईरान से कहा गया टू इमीडिएटली हॉल्ट इट्स स्ट्राइक्स अटैक्स आफ्टर होल्डिंग मीटिंग इन रियाद। रियाद मतलब सऊदी अरब में मीटिंग हुई और उसमें ये कहा गया कि भाई आप हम लोगों के ऊपर हमले बंद करिए, क्योंकि हमारे ऑयल एसेट्स पे नुकसान हो रहा है, ये ग्लोबल क्राइसिस खड़ी हो रही है। ये ईरान से कहा गया, क्योंकि ईरान ने ही, मतलब पहले इजराइल ने मारा, फिर कौन पहले कौन, उस बहस में मत पड़ो, वो वैल्यू बहस में मत जाना कि सही कौन है गलत कौन, मैं उधर उस पर नहीं जाता। ईरान ने इन सारे देशों के ऑयल एसेट पे हमले शुरू किए, तो उसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई, तो ये एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। इसको भी कंसीडर इसलिए करो क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसका असर होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता है। वॉर कब रुकेगा कब नहीं रुकेगा हमें नहीं पता है। हमें ये पता है कि अगर वॉर नहीं रुका तो ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी, डिटेरिएट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने आपको मैक्रो पिक्चर के जो नंबर्स दिखाए हैं, ये नंबर रियल कहानी बताते हैं, ये नंबर झूठ नहीं बोलते। तो आज की इवनिंग कॉल का जो पूरा विश्लेषण है वो इसलिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा हो गया, 20-22 मिनट हो रहा है, कि आप सिचुएशन की गंभीरता को ध्यानपूर्वक समझें, पैनिक मत करिए, ग्रीडी मत बनिए, दिमाग को शांत रखिए, अपनी लिस्ट रेडी रखिए, जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं मुझे पता लगेगा या मुझे सेंस लगेगा, अगर आप मेरे पर बिलीव करते हैं तो मैं बताऊंगा कि भैया हाँ अब मार्केट ठीक लग रहा है, युद्ध बंद हो रहा, क्योंकि जैसे युद्ध बंद होगा एक बहुत बड़ी शार्प रिकवरी आएगी। कब बंद होगा मुझे नहीं पता, ना ही मैं उतना ज्ञानी हूं कि कल बंद हो जाएगा मैं आज भविष्यवाणी कर दूं, ये जो भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं वो सब बेवकूफी बातें कर रहे हैं। नोबडी नोज कि कब बंद होगा, केवल एक व्यक्ति जानता है, ट्रंप, कि कब बंद होगा, लेकिन वो हमें थोड़ी बताएगा। तो इसलिए एक्शन पॉइंट इस समय ये है कि आपको एक तो मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना है कि फॉल यहां से भी और नीचे हो सकती है, निफ्टी 22,000 जा सकता है, निफ्टी 18,000 भी जा सकता है। मेंटली प्रिपेयर रहिए इसके लिए, एकदम सरप्राइज मत होइएगा। अगर आप टीएनएस के मेंबर हैं तो आपको सरप्राइज नहीं होना कि निफ्टी 22,000 चला गया, निफ्टी 18,000 जाने की तैयारी कर रहा है, डोंट बी सरप्राइज। मेंटली प्रिपेयर रहिए, पैसा तैयार रखिए, लिस्ट बना के रखिए, और जब मौका आएगा छाप देंगे। तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम जो अपॉर्चुनिटी आती है वो आने वाली है, हमें उसके लिए तैयारी करनी है, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है, और इधर उधर दाएं बाएं की फालतू की बातों को ध्यान नहीं देना है। और सबसे जरूरी चीज, शांत रहिए, कोई पैनिक वैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है उसको तो देखना बंद कर दो। आप अगर ट्रेडर हैं तो आपके लिए अलग स्ट्रेटजी होगी, लेकिन आप इन्वेस्टर हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि घबराने से कुछ होगा नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा फेवरेट डायलॉग है कि आपने अभी घबरा के बेच दिया, आपने लॉस पक्का कर लिया अपना, अब उसकी रिकवरी कैसे होगी नोबडी नोस। लेकिन अगर वो स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पोर्टफोलियो में तो ये चांस है 50% के ऊपर जाएगा, तो आपका लॉस कम हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसलिए अभी की जो एक्शन पॉइंट वो ये है कि आप शांत रहिए, वक्त का, सही वक्त का इंतजार करिए, ये वक्त भी बीत जाएगा। हमने 2008 की भी क्राइसिस देखी, आपने शायद नहीं देखी होगी, 65% मार्केट गिरा था। तो अभी तो यहाँ तो बहुत ही ऊपर है यार हम लोग। तो इसलिए ज्यादा चिंता वंता मत करिए, मस्त रहिए, पिक्चर देखिए, एंजॉय करिए, बट सिचुएशन बहुत ग्रिम है, इसलिए उसको समझने की जरूरत है। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी पूरी चर्चा, विषय की गंभीरता को आपने समझा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शेयर करिए। सब्सक्राइब कर लो, मेरा टारगेट है कि 31 मार्च तक मुझे 1 लाख पहुंचाना अपने सब्सक्राइबर बेस को, अभी पहुंच नहीं रहा है। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द आइकन ऑफ बेल। थैंक यू सो मच।